अच्छा, तो हम इधर से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था, ठीक है। तो उसके अंदर बोन मैरो आखिरी पॉइंट था, जिसके अंदर बोन मैरो कब से कब तक बनाता है, 18 वीक्स टू अडल्ट, ठीक है। 18 वीक्स टू अडल्ट। तो दोबारा से इधर इसको रिवाइज एक दफा कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या था कि जो योक सैक था, दैट इज विद योक सैक इज यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड में योक सैक बनाता था 3 to 8 वीक्स में, ठीक है। योक सैक के अंदर 3 to 8 वीक्स है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीवर, दैट इज 6 वीक्स टू बर्थ। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्लीन, दैट इज 12 वीक्स टू 28 वीक्स। एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है, बोन मैरो, दैट इज 18 वीक्स टू बर्थ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये भी बाज़ दफा एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट चीजें और याद रखने वाली जो हैं वो आगे साथ साथ वैसे हम करेंगे। थैलेसीमिया का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास थैलेसीमिया के एमसीक्यूज आते हैं। उसके अंदर क्या है कि थैलेसीमिया में हमारे पास आ जाता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, थैलेसीमिया में हमारे पास जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या एमसीक्यूज आते हैं कि स्प्लीन, हाँ जी, स्प्लीन जो है वो 10 to 28 वीक्स। 10 ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, अच्छा मैं थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करने लगी थी। अब जो बीटा थैलेसीमियाज हैं, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन हमारे पास नॉर्मल है वो हीमोग्लोबिन ए है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन एफ होती है वो बच्चों में होती है। और जो हीमोग्लोबिन A2 होती है वो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स ऑफ थैलेसीमिया में आ रही होती है, ठीक है। अब याद क्या करना है, जो हीमोग्लोबिन एफ है उसमें अल्फा और गैमा होते हैं, और A2 में हीमोग्लोबिन में अल्फा और डेल्टा टू के साथ होती है, ठीक है। ये याद रखनी है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हीमोग्लोबिन हमारे पास, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ ही एमसीक्यूज आता है। तो जी, कोई सवाल है किसी का? अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जो हीमोग्लोबिन, अब अगर मैं बात करूं कि थैलेसीमिया ट्रेट है, तो ट्रेट के अंदर आपको पता है कि क्या होगा। थैलेसीमिया ट्रेट में हमेशा याद रखना है कि हीमोग्लोबिन A2 होगी और हीमोग्लोबिन एफ जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है। A2 फिर होगी, जैसे थैलेसीमिया ट्रेट्स के अंदर माइनर और इंटरमीडिएट आ जाते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन A2 हमारे पास आएगी। लेकिन अगर मैं थैलेसीमिया बात करूंगी, थैलेसीमिया मेजर की, ठीक है, तो कोई मुझे उसमें बताएगा कि कौन सी होगी, हीमोग्लोबिन एफ ज्यादा होगी या हीमोग्लोबिन A2? जी, किसी को है नॉलेज इस बारे में? अच्छा, ये याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन एफ है वो हमारे पास थैलेसीमिया मेजर में 92%, 93% इतनी होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन एफ, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एफ हमारे पास हमेशा रेज्ड होती है। हाँ, हीमोग्लोबिन एफ इन्फेंट में भी हो गई, मैं ये बता चुकी हूँ ना कि ए हमारे पास नॉर्मल है, एफ इन्फेंट में है, A2 जो है वो थैलेसीमियाज में हम पढ़ते हैं। जो हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया मेजर है उसमें परसेंटेज होती है हमारे पास, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एफ मेजर में क्या होता है कि बी चेन बिल्कुल भी नहीं बनी होती ना, कन्वर्जन ही नहीं होती। तो जब बी चेन की कन्वर्जन नहीं होगी तो ही फीटल हीमोग्लोबिन ही हमारे पास रह जाएगी बाकी, ठीक है, जो पहले थी, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद हमारे पास जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन कन्वर्जन कर रही होती है हीमोग्लोबिन अडल्ट्स में, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास मेजर थैलेसीमिया मेजर आएगा, तो उसमें हमारी कन्वर्जन नहीं होगी थैलेसीमिया में, ठीक है, बीटा चेंज ही नहीं होगी, तो कन्वर्जन क्या होनी। तो जब वो होंगी ही नहीं तो कन्वर्जन नहीं होगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो एफ की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट है उसमें हीमोग्लोबिन A2 ज्यादा होगी देन रादर देन हीमोग्लोबिन एफ, ठीक है। तो ये दोनों सीक्वेंस आपने याद रखने हैं। चलिए, अब हम जो है ना वो साथ साथ एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। और जो कोई बीच में आप लोगों को ना समझ आया तो उसको डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है।
तो मेरे पास है डबल ए थर्ड एडिशन है इसका। और हम स्टार्ट कर रहे हैं विद हीमाटोलॉजी, पेज नंबर 496, क्वेश्चन नंबर 1। Lady noticed some skin changes with the nodules ranging from 0.5 to 2 mm in the size, and there was a lesion in the brain upon doing CT scan. And also some lesions in the abdomen was noted with some imaging technique. What's the mutation involved in? तो इसमें न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। अच्छा, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस मैंने आप लोगों को एक जगह पहले भी पढ़ाया था। मुझे बताएगा इसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव? कोई बताएगा? हमने ये जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। डोमिनेंट है मैडम। जी। ऑटो डोमिनेंट है। हाँ जी। तो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में होता क्या है कि जो टाइप 1 होती है उससे हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मास मिलता है, ठीक है, और नोड्यूल्स मिलते हैं। और जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो टाइप 1 में हमारे पास ज्यादा आ रहे होते हैं। जो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 है, 2 से याद रखना है कि 2 कान होते हैं और 2 आंखें होती हैं। इसीलिए न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 में हमारे पास क्या क्या इफेक्ट होता है? एक होता है वेस्टिबुलर श्वानोमा, ठीक है, वेस्टिबुलर जो नर्व होती है उसका श्वानोमा, जो ईयर्स के लिए, और दूसरा कैटारैक्ट फॉर द आईज, ठीक है। तो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में टू टू चीजें याद रखनी है, 2 आंखें और 2 कानों से न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में वेस्टिबुलर श्वानोमा और कैटारैक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पेशेंट अंडरगोस गैस्ट्रेक्टमी डेवलप द मैक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रीटमेंट शुड बी व्हाट? तो जब कभी गैस्ट्रेक्टमी का, ओवरऑल गैस्ट्रेक्टमी का एमसीक्यूज आए, आपने लगाना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को, और फिर उसके बाद विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी अगर ओवरऑल पूछे। फिर अगर वो पूछे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी या 6 मंथ्स की, बिफोर 6 मंथ्स गैस्ट्रेक्टमी हुई है, तो उसमें क्या है, फिर भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है। लेकिन अगर कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी और वो पूछे कि आफ्टर 6 मंथ्स है, तो फिर उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। लेकिन चूंकि इस एमसीक्यूज में आप देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है कि गैस्ट्रेक्टमी हुई, ठीक है, उसने सिर्फ सिंपल गैस्ट्रेक्टमी लिखा होता, और उसने लिखा होता कि कोई भी अनीमिया बस हुआ है, ना लिखा होता माइक्रोसिटिक ना मैक्रोसिटिक, तो फिर हमारे पास पता होता कि आयरन की कमी है। लेकिन इसने लिखा है कि गैस्ट्रेक्टमी हुई है और मैक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप हो गया। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया किससे होता है? विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड से। तो इसमें हम इंजेक्शन ऑफ बी 12 देंगे। समझ आ गई इस पॉइंट की? ये मल्टीपल एमसीक्यूज हैं जो मैंने एक ही पॉइंट में डिस्कस की हैं। समझ आई है कि नहीं? आवाज भी आ रही है कि? यस मैम। ओके। सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आ रही है कि सबको ही आ रही है? आगे। मैम आ रही है, ओके, आ रही है मैम। ठीक है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 25 ईयर ओल्ड बॉय, जॉन्डिस डेवलप हुआ है, ब्रेथलेसनेस है, कि हैविंग स्प्लीनोमेगैली, जॉन्डिस डेवलप अगेन एंड अगेन, लाइकली कॉजेज व्हाट? तो हीमोलिटिक अनीमिया है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जॉन्डिस, आपको पता है कि जब भी जॉन्डिस होता है हमारे पास, तो उसमें मल्टीपल कॉजेज होती हैं, जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेट और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स आती हैं, राइट। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन्स के साथ ज्यादा आएगा वो हीमोलिटिक अनीमियाज होगा, और कॉन्जुगेट का मतलब कि लीवर के बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी या लीवर के इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया आएगा। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी जॉन्डिस डेवलप होगा और साथ में स्प्लीनोमेगैली होगी, स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी का ग्रेव यार्ड जो है वो स्प्लीन है। तो जब भी वो टूटेंगी ज्यादा हीमोलिटिक अनीमिया में, तो स्प्लीनोमेगैली हमारे पास प्रेजेंटेशन आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भी हीमोलिटिक अनीमिया है तो जॉन्डिस तो उसको होगा पेशेंट को, लेकिन साथ में स्प्लीनोमेगैली भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, लेडी हैड अ डिफिकल्ट लेबर एट होम इन द विलेज, she was brought to the hospital with a history of PV bleed and oozing from the gums for the last 10 hours. Her CBC shows 6 gram per deciliter, platelets 30,000, TLC 24,000 with the neutrophilia. The peripheral blood film shows the burst cells and her PT and APTT were prolonged. Most likely is the DIC. तो याद रखना है, एक तो burst cells वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट है बर्सेल्स डीआईसी का। डीआईसी में होता क्या है? डीआईसी में आपके पास क्या होता है कि जो पीटी एपीटीटी है वो भी बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। डीआईसी की कंडीशन कब होती है? डीआईसी की कंडीशंस आपके पास स्ट्रेस की कंडीशन में, पोस्टमार्टम शॉक की कंडीशन में, ठीक है, जब भी कोई बॉडी पे कोई इंफेक्शंस वगैरह इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, शॉक्स हो जाएंगे, जैसे सेप्टिक शॉक हो गया, ठीक है,
पोस्टमार्टमली मेनली ये सेप्टिक शॉक्स जो फीमेल्स में होते हैं पीवी ब्लीडिंग के बाद, ठीक है, तो उसमें डीआईसी आएगा, ठीक है। तो डीआईसी का ऑप्शन आपने हमेशा याद रखना है कि पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्ग होंगे, डीआईसी में बर्थ सेल्स आपको मिलेंगे, टी टीएलसी काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, और हमारे पास जो है प्लेटलेट काउंट वो कम हो जाएंगे। और एक और पॉइंट, बर्थ सेल्स के अलावा एफडीपीज होते हैं जो कि फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, डी डाइमर्स के नाम से, ये जो हैं वो हमें डीआईसी में मिलते हैं, ठीक है। एफडीपीज इसका मेजर जो पॉइंट आता है वो एफडीपीज के साथ है कि अगर डीआईसी को हमने देखना हो तो एफडीपीज जो हैं वो फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स डीआईसी में भर जाते हैं। पेशेंट क्वेश्चन नंबर 5, पेशेंट ऑन ओरल एंटीकोगुलेंट मॉनिटरिंग डन बाय विच पैरामीटर। तो ओरल एंटीकोगुलेंट के लिए हमें पीटीक्यू करना है। अब मैंने आपको बताई थी दो बातें, एक हेपरिन की और एक वारफरिन की। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो वारफरिन होती है वो वाहिद एंटीकोगुलेंट है जो कि ओरल फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो हेपरिन वारफरिन से आपने याद रखना है कि वारफरिन के लिए आईएनआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीटी। तो जब भी कभी ऑप्शन में आईएनआर अगर आ जाए तो आपने आईएनआर को चूज करना है, अगर आईएनआर ना आए तो फिर पीटी ऑप्शन हो तो पीटी को चूज करना है, ठीक है। और ओरल में हमेशा याद रखना है हेपरिन जो है वो ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म्स दोनों में आ रही होती है, तो इसलिए जो सिर्फ ओरल है वो हमारे पास वारफरिन है। फिर उसके बाद 60 है, 6 MCQs ऑफ 50-year-old मैन प्रेजेंटेड विद द hemoglobin 8.2 in large spleen WBC raised peripheral में शो immature माइलॉइड लीनेज। तो माइलॉइड लीनेज हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा CML AML ALL उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो इमेच्योर माइलॉइड लीनेज और ग्रेटर एज के साथ आएगा वो हमारे पास आएगा CML में, ठीक है, माइलॉइड लीनेज में। और AML जो है वो एक तो यंगर एज के साथ थोड़ा सा आता है, दूसरा AML के अंदर अगर CML की बात हम फर्दर करें तो CML में आपके पास क्या क्या आता है, एक आता है 922, ठीक है, एक होता है 922 इसकी डिस्लोकेशन, और इसके अलावा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ये भी लिखा हुआ था, ठीक है। और ओल्ड एज में ये आएगा, और इमेच्योर माइलॉइड लीनेज आएगा। फिर आएगा हमारे पास AML। AML एक तो यंग एज में थोड़ा सा आएगा, ठीक है, और वो ओल्ड एज में भी हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन आता है उस तरह। AML का हमारे साथ DIC का भी होता है, ठीक है, जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर हमने कोगुलेशन ऊपर पढ़ी है, उसके साथ AML की एसोसिएशन भी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, AML में क्या आता है, AML में हमारे पास आते हैं और रॉड्स, ठीक है, AUER और रॉड्स, ठीक है। और रॉड्स हमारे पास किस में आते हैं, AML में। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ALL एंड CLL, ठीक है, ये दोनों चीजें अब आ जाती हैं। अब मैंने आपसे इतना डिस्कस किया कि CML में हमारे पास क्या आएगा, फिलडेल्फिया आएगा, ठीक है, और 922 आएगी डिसलोकेशन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा उसके बाद हमारे पास AML, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कौन सी डिसलोकेशन, उसके अंदर क्या आएंगे हमारे पास और रॉड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा CLL एंड ALL। तो CLL भी ओल्डर एज में आएगा, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आएंगे स्मज सेल्स, क्या आएंगे, स्मज सेल्स। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्टली कौन सा आ जाता है, उसके अंदर हम बढ़ते हैं ALL। ALL जो है वो यंगर एज में, बहुत छोटे बच्चों में आता है, ठीक है, बहुत यंगर में आता है ALL, ठीक है। और दूसरा ALL के अंदर क्या आता है, इसमें मेडियास्टाइनल मैस आ जाएगा, मेडियास्ट्रम का मैस, ठीक है, डिस्टाइनल और टेस्टिकुलर, ये दोनों मैसेज भी आएंगे ALL में, ठीक है। तो ALL की इस तरह प्रेजेंटेशन होती है कि एक तो ये लिम्फोइड लीनेज वाले दोनों हो जाएंगे, और साथ में इसके अंदर जो है वो क्या होगा कि इसमें मैसेज आएंगे, ठीक है। तो फर्दर इसके अंदर जो है वो साथ में जो डिस्कशन आप लोगों की क्लासेस में होगी साथ साथ उसके अंदर भी डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, थोड़े से पॉइंट्स ये डिस्कस करने वाले थे। अब इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है 922, तो हम आगे जो है वो एक MCQs आएगा जिसके अंदर फर्दर हम जो है ना वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। बस अब आप अभी याद रखें कि CML के अंदर क्या है,
922 डिसलोकेशन हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग हेमेटोपोइसिस 2 इज व्हाट। तो स्टर्नम स्टॉप हेमेटोपोइसिस आफ्टर 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स के बाद स्टर्नम हेमेटोपोइसिस को स्टॉप कर देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 26-year-old boy present with a pallor and weakness, also having the fever of 101, bruises and petechia. Present definitive diagnosis will made on what? तो बोन मैरो एस्पिरेशन। तो बोन मैरो एस्पिरेशन, ये जो एमसीक्यूज है ना, 26 year old, अब इसमें वो क्या क्या शो कर रहा है, वो पेलर भी बता रहा है, वीकनेस भी बता रहा है, फीवर भी बता रहा है, ब्रूजेस भी बता रहा है, पेटिकिया भी बता रहा है। तो इसका ये मतलब है कि कोई जो है वो पैनसाइटोपिनिया टाइप की हो रही है। तो इसके अंदर ल्यूकीमियाज के अंदर हम बोन मैरो एस्पिरेशंस करते हैं, ठीक है ना। जो ब्लड कैंसर्स हैं, ल्यूकीमियाज हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं ALL AML, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ये सारी प्रेजेंटेशन आती है और उसमें हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन इसलिए करते हैं ताकि हम देखें कौन सा सेल ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। तो कौन सी लीनिएज है उसको देखने के लिए हम बोन मैरो एस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 65-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद जॉन्डिस ऑन वर्कअप HP 4.5, इंक्रीज बिलिरुबिन, इंक्रीज रेटिक काउंट, smear shows polychromasia and clumps, what does to be confirm the diagnosis। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हेमोलिसिस होगी तो क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग होगी। और इसके अलावा क्या होगा, रेटिक काउंट जो हमारे पास है हेमोलिसिस के बाद वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है, रेटिक काउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हेमोलिसिस जब भी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन, आरबीसी ब्रेक डाउन होगी, तो रेटिक काउंट हमारे पास ज्यादा हो जाएगा और क्लम्पिंग हो जाएगी। तो और हीमोलिटिक एनीमियाज में हम कूम्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। कूम्स टेस्ट में एंटीबॉडीज वगैरह हमने देखनी होती है, तो उसके अंदर हम हीमोलिटिक एनीमियाज में कूम्स टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये दूसरा MCQ भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। उसके बाद 110, तो नॉन पेशेंट ऑफ arthritis using drugs for 8 to 9 months, present with a HB11, MCV 101, MCH 30 and bone biopsy show hypercellular। अच्छा, अब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, बोन मैरो जो मैं, जी, किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अच्छा, इसमें क्या है कि हमने देखना है अब बोन मैरो के साथ क्या क्या होगा। तो बोन मैरो में ये होगा कि जो हमारे पास आ जाता है मगैलोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें हमारे पास मगैलोब्लास्टिक में हमारे पास क्या होता है, हाइपर सेलुलर, ठीक है, हाइपर सेलुलर बोन मैरो होता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हाइपर सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है दो चीजें, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हाइपर सेगमेंटेड एंड हाइपर सेलुलर बोन मैरो इन द मगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और जो हाइपोसेलुलर बोन मैरो है वो होगा हमारे पास ए प्लास्टिक एनीमिया में, जिसमें हाइपोसेलुलर बोन मैरो है, ठीक है। हाइपो किस में होगा, हाइपो किस में होगा जी, आयरन डेफिशिएंसी। जी, हाइपोसेलुलर किस में होगा, प्लास्टिक एनीमिया। जी ए प्लास्टिक में, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये दो चीजें होंगी हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है कि हाँ, ए प्लास्टिक एनीमिया, राइट। अब इसमें हमने MCV MCH को एक दफा देख लेते हैं, उसकी अमाउंट क्या क्या होती है। आप लोगों ने याद रखना है कि जो MCH है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 to 100 और ये फीकोलीटर्स में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरी बात कौन सी आ जाती है, ये MCV है, सॉरी, MCV है, मैं MCH लिख दी, अच्छा। MCV का मैं क्या बता रही हूँ, 80 to 100 नॉर्मल वैल्यू होती है। फिर हमारे पास आ जाता है MCH। MCH की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 27 to 32 या 33, बाज दफा 32 भी मिलता है पिकोग्राम में, ठीक है। पिकोग्राम पर लीटर में क्या है, MCH की वैल्यू 27 to 33 है। फिर उसके बाद एक होती है हमारे पास बाज दफा लिखी हुई MCHC, ठीक है। तो उसके अंदर हम वैल्यूज कितनी होती हैं, वो होती है 32 to 36, ठीक है। तो MCQ को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो MCH बाद दफा इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो 32 to 36,
अब लोअर लिमिट्स पे किस में होंगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सारे लोअर लिमिट्स पे होंगे, और जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसके अंदर ये सारे अपर लिमिट्स पे होंगे। ठीक है, ये जितने भी अभी पढ़े हैं लोअर लिमिट्स पे किस में होंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और अपर लिमिट्स पे किस में होंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमियाज में, जिसके अंदर हमारे पास फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 एनीमियाज आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 मैडम 13। ये 9 रिपीट कर दें, अच्छा, और ये कुम्स टेस्ट का डिफरेंशिएशन भी बता देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम किस तरह फिर कमेंट करेंगे। अच्छा, कूम्स टेस्ट के बारे में ना ज्यादा डिटेल वैसे आप लोगों को पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन कूम्स टेस्ट में मैं आपको इतना बस बता रही हूँ कि कूम्स टेस्ट हम करते किस लिए हैं, क्योंकि हमने हीमोलिटिक अनीमियाज में कूम टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो हीमोलिटिक अनीमियाज में एक आपने याद रखना है कि हम कूम्स टेस्ट करते हैं। दूसरा, हम कूम्स टेस्ट में क्या देखते हैं? एंटीबॉडीज देखते हैं सर्कुलेटिंग जो RBCs होती हैं उसके खिलाफ। ठीक है, तो अगर कूम्स टेस्ट हम हीमोलिटिक एनीमिया में करेंगे और अगर एंटीबॉडीज वगैरह आएंगी तो वो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नहीं आएंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। बस इसमें आप इतना बस याद रखें, और कोई इसमें याद करने वाली वैसे चीज नहीं है कूम्स टेस्ट में। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए कि हीमोलिटिक एनीमियाज के साथ एसोसिएटेड होता है ये। ठीक है, मैडम एक्चुअली एमसीक्यूज आया था इसमें, तो उसमें पूछा था कि पॉजिटिव कुम्स टेस्ट है या नेगेटिव है, तो मैंने ऑन दैट बिहाफ मैडम पूछा था। अच्छा, जो पॉजिटिव वो यही है ना कि जो ऑटोम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं उनकी डायग्नोज के लिए जो है वो कूम्स टेस्ट होता है ना, जो ऑटोम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज होते हैं। तो पॉजिटिव कूम्स टेस्ट तो तभी होगा जब ऑटोम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज होंगे, और वो तब होगा जब हमारे पास एंटीबॉडीज हमें मिलेंगी अगेंस्ट द सर्कुलेटिंग RBCs ना। जब वो जब जो है वो एग्लूटिनेट कर जाएगा ना, तो इसका ये मतलब है कि एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट है। तो जब वो एग्लूटिनेट कर जाता है ब्लड तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो दैट इज द पॉजिटिव कूम्स टेस्ट। और जब वो नहीं करता तो नेगेटिव कूम्स टेस्ट। क्लम्पिंग इज हैपनिंग ना, हाँ वही एग्लूटिनेट जब वो कर जाता है, क्लम्प हो जाता है ब्लड, तो दैट इज द पॉजिटिव, और जब नहीं करता तो नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। ओके, अच्छा, फिर इसके अंदर हम फर्दर MCQs देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि वो ये कह रहा है कि 30-year-old man with a sore throat and cervical lymphadenopathy CBC picture shows atypical lymphocytes. The most important test in this setting is the monospot test. तो infectious mononucleosis में आप लोगों ने याद रखना है कि एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस आएंगे। ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस इन द इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, याद रखनी है ये चीज। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? मोनोस्पॉट टेस्ट इसका डायग्नोस्टिक होगा, और पॉजिटिव फैक्टर होता है एप्स्टन बार वायरस। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये भी आता है कि B सेल्स पे इफेक्ट कर रहा होता है, और जो अफेक्ट हो रहे होते हैं B सेल्स जो होते हैं इसमें डैमेज्ड होते हैं, और जो अफेक्ट जिस पे कर रहा होता है वो T सेल्स पे कर रहा होता है। तो ये चीज भी बाज दफा MCQs में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट विल अकर? तो जब भी मिसमैच होगा तो जो डोनर का ब्लड है वो एग्लूटिनेट कर जाएगा और हेमोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, एग्लूटिनेटेड और हेमोलिसिस तब होगा जब डोनर का ब्लड ग्रुप जो मिसमैच अगर ब्लड ग्रुप लगाएंगे। फिर उसके बाद ये भी आता है कि मिसमैच ब्लड ग्रुप में और क्या क्या हो सकता है? जब ब्लड ग्रुप O जो है वो O को AB अगर हम ब्लड ग्रुप दे दें तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। क्यों होगा हीमोग्लोबिन यूरिया? क्यों हेमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिन यूरिया कब होता है? जी, हाँ क्रोनिक में होता है। तो अब देखें ना कि जब ब्लड ब्लड ग्रुप उल्टा सीधा लगता है तो क्या होता है? हिमोलिसिस हो जाती है, इसलिए फिर हिमोलिसिस में हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है। तो बाज दफा हीमोग्लोबिन यूरिया की भी ऑप्शन आती है कि जब ब्लड ग्रुप O को AB लग गया तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, वो ड्यू टू हिमोलिसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक MCQs भी हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, ड्यू टू हिमोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ ब्लड कंपोनेंट और व्हाट? 45% ब्लड होता है, 55 प्लाज्मा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट है दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 15, अ फीमेल पेशेंट विद HB
यस एग्जैक्टली डॉक्टर इजमा। ठीक है, फीमेल पेशेंट विद द हीमोग्लोबिन 9.6 एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड आयरन आफ्टर 2 months शी प्रेजेंटेड विद द हीमोग्लोबिन 10.2, व्हाट शुड बी द फर्दर इज द एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो याद रखना जब भी इस तरह का एमसीक्यूज आए कि उसको हम आयरन सप्लीमेंट्स 3 महीने से दे रहे हैं, अब क्योंकि आयरन सप्लीमेंट्स तो दे रहे हैं तो उसकी हीमोग्लोबिन अच्छी ही बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उसमें अगर ज्यादा बहुत इंक्रीज ना आए और फिर भी प्रॉब्लम हो कि अभी भी 3 महीने से आयरन सप्लीमेंट्स पे भी वो ठीक नहीं हुई, तो हम अब एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे ताकि देखें हम कि वो थैलेसीमिया की पेशेंट तो नहीं जिसकी वजह से आयरन के देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, a male presented to OPD with a 104 fever for the last 4 days and gives history of using antivaleria. She has been passing cola colored urine for the last 1 day and rearranged LFTs and increased unconjugated bilirubin. What is the cause? तो मैंने बताया था कि अगर मेल आएगा तो G6PD हम उसकी तरफ जाते हैं, और अगर फीमेल आएगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे? जी। फिर इसमें से ऑप्शन कौन सी होगी? अगर मैं यहाँ पे फीमेल लिख, ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर एग्जैक्टली, तो ये हमने डिस्कस किया था पहले भी कि ब्लैक वाटर फीवर। जी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 जिसके अंदर है कि बोन मैरो बायोप्सी इज डन, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, तो इसको पास्ट के निमोनिक से याद रखना है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास पास्ट के निमोनिक से? T for the posterior iliac crest, A for the anterior iliac crest, ठीक है, S for the lumbar vertebra, spinous process of lumbar vertebra, ठीक है, T for the tibia and S for the sternum। ठीक है, past, ठीक है, PASTS past, P for the posterior iliac crest, A for the anterior iliac crest, ठीक है, S for the spinous process of lumbar vertebra, T for the tibia and S for the sternum। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी इस तरह का एमसीक्यू जाएगा तो आपने इस तरह प्रेफरेंस देनी है। फिर टिबिया में क्या होता है कि 1 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी टिबिया से आप बोन मैरो एस्पिरेशन वगैरह कर रहे हो, तो ठीक है, तो ये एमसीक्यूज यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट टू अपेयर नॉर्मल इन द ब्लड आफ्टर हेमरेज, तो आरबीसी जो है वो सबसे लास्ट में नॉर्मल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ 28 ईयर ओल्ड, अच्छा पास्ट, अच्छा उसके बाद है कि 19, a 28-year-old soldier after returning from the Siachen glacier has spent 6 months there and presents to CMH Rawalpindi with the complaint of headache and peripheral cyanosis of his fingers, most probably is the cause। तो आप लोगों ने यह भी याद रखना है। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ 1 मिनट। इसमें निमोनिक है पास्ट, PASTS पास्ट, posterior iliac crest, ठीक है, posterior iliac crest, anterior iliac crest, ठीक है, spinous process of lumbar vertebra, ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा? टिबिया एंड देन स्टर्नम। ओके, ये प्रेफरेंस है। ठीक है, पास निमोनिक से ये सारी मैंने आपको प्रेफरेंस कराई है। ओके ओके ओके। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे थे, तो उसमें हम पोलीसाइथीमिया का डिस्कस करने लगे हैं। आप थोड़ा सा पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा हमेशा याद रखना है। जो प्राइमरी पोलीसाइथीमिया होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी पोलीसाइथीमिया में याद रखना है जो ईपीओ है एरिथ्रोपोइटिन वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ईपीओ इज डिक्रीज्ड इन व्हाट? प्राइमरी पोलीसाइथीमिया या पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा। ठीक है, पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा का एमसीक्यूज क्या आता है? ये एक्वाजेनिक्स के अंदर जो है वो अफेक्ट आता है, मतलब जो हॉट वाटर प्यूराइटस होता है वो आता है पोलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा में। ठीक है, जो सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होता है एक तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है, 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, ठीक है, नॉर्मलाइज होते होते। ठीक है, और जो सेकेंडरी पोलीसाइथीमियाज हैं उसके अंदर बाकी जितने भी पोलीसाइथीमिया या सेकेंडरी आप पढ़ेंगे उसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होता है। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है। और रुब्रावेरा के साथ एक्वाजेनिक प्यूराइटिस को आपने याद रखना है। ठीक है, कि रुब्रावेरा में क्या होता है कि जब भी हॉट वाटर बाथ लेगा बंदा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा?
कि प्रूराइटस उसको स्टार्ट हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट वाटर बाथ में ये मल्टीपल टाइप एमसीक्यूज आता है, और एपीओ डिक्रीज होता है, ये वाहिद पॉलीसाइथीमिया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि जब भी सियाचिन से इस तरह एमसीक्यूज आएगा कि एक सोल्जर वापस आया और गया वाला हिसाब है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास आएगा कि जब वो फौरन वापस 24 आवर्स के अंदर उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, तो क्योंकि वो ऊपर गया होगा, ठीक है, एक माउंटेन लेवल पे, ठीक है। और 24 आवर्स के अंदर जो सिम्टम्स आएंगे वो पल्मोनरी एडीमा की वजह से आएंगे, ठीक है। और अगर वो 6 मंथ्स की वो बात करेगा कि 6 मंथ्स के बाद वो वापस आया है और हेडेक और पेरिफेरल साइनोसिस की कंप्लेन कर रहा है, तो अच्छा, तो जो साइनोसिस की कंप्लेन कर रहा होगा तो वो किसमें कर रहा होगा, 6 मंथ्स के बाद सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की वजह से। प्राइमरी में मैंने आपको बताया कि एरिथ्रोपोइटिन हमेशा जो है वो डिक्रीज होंगे, और सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज होंगे, एक बात। दूसरी बात के एरिथ्रोपोइटिन्स के साथ क्या है कि जो प्राइमरी हमारे पास पॉलीसाइथेमिया होता है, पॉलीसाइथेमिया रुब्रा वेरा भी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर एक्वाजेनिक प्लूराइटिस की खासियत होती है। मतलब जब भी पेशेंट हॉट वाटर बाथ ले रहा होगा तो उसको प्लूराइटिस हो जाएगा। ये मल्टीपल टाइम एमसीक्यू जाता है कि प्लूराइटिस हुआ है, हॉट वाटर बाथ ले रहा था, तो क्या है, पॉलीसाइथीमिया रुब्रा वेरा या प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लास्टिक एनीमिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज व्हाट। तो फैटी मैरो ज्यादा होगा पैनसाइटोपिनिया से, और हाइपोसेलुलर मैरो भी होता है, ठीक है। लेकिन फैटी मैरो इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर पैनसाइटोपिनिया। क्वेश्चन नंबर 22 1, a school boy while crossing the road eaten by a car and lost 1.5 liter blood, what type of anemia will be। तो याद रखना, जब भी एक्यूट लॉस होगा तो वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। रिमेम्बर दिस कि जब भी क्रोनिक लॉस होगा तो फिर उसके अंदर माइक्रोसिटिक माइक्रो जो है माइक्रोसिटिक माइक्रोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा क्रोनिक लॉस में। लेकिन एक्यूट लॉस में हमारे पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया रहता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल वो आपके पास यहाँ पे एमसीवी लेवल्स एमसीएच लेवल्स ना दे दें। अगर एमसीवी लेवल और एमसीएच लेवल्स देंगे तो फिर माइक्रो और मैक्रो में आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद 22, मदर इज आर एच पॉजिटिव फादर इज आर एच नेगेटिव, व्हाट्स द रिस्क। तो क्या होगा कि आर एच एंटीजन विल लीक इनटू द मदर सर्कुलेशन। तो अब यहाँ से बॉडी एंटीबॉडीज नहीं जाएंगी, एंटीजन वहां से मदर की सर्कुलेशन में लीक कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर नॉट प्रेजेंट ऑन ऑर्बिसिस अंटिल द 10-20 वीक तक। एंटीजेंस जो है वो, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमने वो पिक्चर पहले स्टार्ट में देखी थी, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एंटीजेंस हैं वो हमारे पास आ जाते हैं उसमें के एंटीजेंस में हमारे पास क्या आ जाता है जी, वो आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजेंस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि वो 20 वीक से पहले नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 24, एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद एपिसेक्सिस इक्काइमोसिस बोन मैरो एस्पिरेट किया एंड देयर इज द हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। अब यहाँ पे दो एमसीक्यूज हम फिर डिस्कस करने लगे हैं कि हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स क्या होता है। हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स में क्या होगा कि जब भी आपके पास ये आएगा, इसमें दो आ जाएंगे। मेगा कैरियोसाइट्स किसके लिए होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जब भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा प्लेटलेट्स बड़े बड़े, ठीक है, प्लेटलेट काउंट की बात नहीं कर रहा, मेगा कैरियोसाइट हाइपरप्लेजिया की बात कर रहा है, ठीक है। बड़े बड़े प्लेटलेट्स जब भी आएगा तो हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, एक आईटीपी आएगा, एक आएगा बर्नार्ड सोलियर, ठीक है। बर्नार्ड सोलियर, दो चीजें आ जाएंगी। तो जो आईटीपी होता है उसमें बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है, ठीक है। और आईटीपी के अंदर हमारे पास जो एमसीक्यूज आएगा वो वैक्सीनेशन के साथ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बर्नार्ड सोलियर में क्या होता है, बर्नार्ड सोलियर में प्लेटलेट काउंट 50,000 से अबव ही रहता है, वो इतना कम नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो आईटीपी है उसमें बहुत ज्यादा कम होता है। तो उसके अंदर हमारे पास वैक्सीनेशन और आईटीपी में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है, ओवर तो नहीं हो रहा है आज ज्यादा कि बहुत ज्यादा मैडम कंसंट्रेशन ये जी। डिफरेंशिएटिंग जरा दोबारा बता दें कि अच्छा, बर्नार्ड सोलियर में आइदर वी आईटीपी गो और फॉर द बर्नार्ड साइज में या क्या होगा। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। हाँ जी, हाँ जी, वो बता देती हूँ। 50,000 और 80,000 की बात, दफा 80,000 का एमसीक्यूज भी आ जाता है, ठीक है। आगे भी हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर लेंगे। जो बहुत ज्यादा कम होते हैं वो आईटीपी के अंदर कम होते हैं, और आईटीपी में जो आपके पास आ जाता है ना, आईटीपी में हमारे पास क्या है
कि आईटीपी में हमारे पास क्या उसको मैं कह रही हूँ कि वैक्सीनेशन के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। कि जब भी वैक्सीनेशन हुई है उसके बाद प्लेटलेट काउंट उसके कम हो गए हैं और मेगा कैरियोसाइट्स हैं या प्लेटलेट काउंट बढ़े हैं, तो दैट इज बाय द आईटीपी। लेकिन बर्नार्ड सोलियर में 50 to 80,000 से ज्यादा होते हैं प्लेटलेट काउंट, ठीक है। और इसके अंदर मेगा कैरियोसाइट्स पर इसमें भी होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्लेटलेट्स होते हैं लेकिन वो उससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें वैक्सीनेशन का भी कुछ नहीं आता, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज इस तरह आ जाते हैं। मैडम इसमें तो साइज की बात की गई है बुक तो में मैं कि आपको ये बता रही हूँ ना साइज का डिफरेंशिएटिंग, नंबर का कोई वो इशू नंबर नहीं वही है। आपको बता एक तो बुक में रही ये हूँ। है, दूसरे में दूसरा है। हाँ वही बता रही हूँ कि लेस देन 50 जिसमें होगा वो आईटीपीज में होंगे, ठीक है। 50,000 से भी कम चले जाएंगे उसमें आईटीपी में, ठीक है, या वैक्सीनेशन की हिस्ट्री मिलेगी। और उससे अबाव ऊपर वो जितने भी होंगे, मतलब कि 80,000 अबाव जितने भी प्लेटलेट्स पड़े हुए होंगे वो हमारे पास आ जाएगा बर्नार्ड फोलियो में। अब आइए समझ। बट मैडम आईटीपी तो एक्वायर्ड ऑटोइम्यून कंडीशन है ना, वेयरएज जो बर्नार्ड सोलियर है वो तो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इट इज अ हाँ जेनेटिक कंडीशन। हाँ, लेकिन उसके अंदर प्लेटलेट काउंट्स के साथ भी बाज दफा एमसीक्यूज आता है ना हमारे पास। मैं वो डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से। बेशक आईटीपी और बर्नार्ड सोलियर डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बट वो डिफरेंस इस तरह भी है उनका कि उनके अंदर प्लेटलेट काउंट मेगा कैरियोसाइट हाइपरप्लेजिया दोनों में आता है। आईटीपी में भी आता है, बर्नार्ड सोलियर में भी आता है। लेकिन प्लेटलेट काउंट सबसे ज्यादा कम आईटीपी में होते हैं रादर देन द बर्नार्ड सोलियर, ठीक है। मैडम बर्नार्ड मैंने जिस तरह से याद किया है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक, उसमें ये है दैट unexplained drop in platelets is ITP until proven otherwise. वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रॉप जो आप सीपीएसपी के जो एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम आते हैं ना उसमें आप ये बस याद कर लें कि आईटीपीज में जो ड्रॉप होगा वो 50,000 से भी ज्यादा होता है और वैक्सीनेशन के साथ एसोसिएशन होती है इसकी। उस तरह आता है कि वैक्सीनेटेड बच्चे हैं तो उसमें मेगा कैरियोसाइट्स आ गए हैं हमारे पास, प्लेटलेट काउंट ज्यादा है तो अब क्या है, तो उसमें आप याद कर लें कि उसमें हम आईटीपी की तरफ जाते हैं। और बर्नार्ड सोलियर में हमारे पास 80,000 से अबव होते हैं लेकिन उसमें भी हाइपरप्लेसिया ऑफ मेगाथेरियोसाइट होता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो आप जिस भी बुक से करें, लेकिन आपको नंबर ऑफ द प्लेटलेट और आपको पता होना चाहिए कि आईटीपी किसके साथ हमें मिलेगा एमसीक्यूज में और बर्नार्ड सोलियर की तरफ कब जाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थे हम 25 पे अब, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो फटीग, इजी विजिबिलिटी आफ्टर स्मॉल कट्स एंड recurrent infection alongside the fever from 2 weeks. After investigation, the report shows the blast cells and promyelocyte in the smear. Suspected diagnosis is indicated by which translocation. तो इसके अंदर दोबारा वही ब्लास्ट सेल्स के साथ आ गया, लेकिन ये एएमएल के शो कर रहा है यहाँ पे क्योंकि इजी विजिबिलिटी, स्मॉल कट्स और रिकरेंट इन्फेक्शन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एएमएल का डीआईसी के साथ भी होता है, तो डीआईसी में भी चूंकि इन्फेक्शंस वगैरह आ रहे होते हैं तो एएमएल में भी उसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस के साथ आ रहा होगा, ठीक है। बाकी जो एएमएल में है उसमें प्रोमाइलोसाइट और ब्लास्ट सेल्स, ठीक है, और इसके अलावा और रॉड्स मैंने आपको बताए थे। तो प्रोमाइलोसाइट से भी एक पता चल जाएगा, और अगर इमेच्योर माइलॉइड लीनिएज की बात करेगा मेनली तो वो सीएमएल की तरफ बात करेगा, ठीक है। तो ये 15-17 फॉर द एएमएल या 821 एएमएल के लिए होता है, सीएमएल के लिए 922 होता है, बर्किट के लिए 814 होता है, मेंटल के लिए 1114 होता है। फोलिकुलर के एफ से याद रखना है, फोलिकुलर का एफ से 1418 होगा, ठीक है। एविंग सार्कोमा में 1122 और प्रोस्टेटिक में 721, ठीक है। तो इसमें याद कैसे करना है कि सीएमएल में तो आपको पता है 922, फोलिकुलर का 1418 याद करना है, बर्किट का 814 और एविंग का 1122, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ज्यादातर आते हैं, मेंटल का इतना ज्यादा पूछता नहीं है वैसे, लेकिन ये याद करनी है इसके साथ, ठीक है। 26 most common presentation of G6PD, what is the most common presentation is acute drug induced, और ये associated with the फेविज्म के साथ associated होता है, और most common presentation होती है acute drug induced hemolysis, ठीक है।
ये दो एमसीक्यूज यहाँ पे हो गए। 27, 55-year-old patient with a generalized lymphadenopathy, platelet and TSC counts was raised and peripherals may show what? Mature lymphocyte। तो 55-year-old है और mature lymphocytes हैं, तो क्या होगा? CLL। ठीक है। 28, विच टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया के लिए आपको पता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज होती है, पर्नीशियस एनीमिया ऑटोम्यून होती है डिजीज, और इसमें इंट्रिंसिक